स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 12 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जिन दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा मैग्रो अलायंस ऑफ क्लाइमेट, मैग्रो अलायंस ऑफ क्लाइमेट से संबंधित। दूसरा हमारा टॉपिक होगा दक्षिण भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन से संबंधित, वंदे भारत ट्रेन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहले अपने आर्टिकल में मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट में देखेंगे ये क्लाइमेट संस्था कैसी है, इस इस अलायंस में कौन कौन से देश शामिल हैं। फिर उसके बाद मैग्रो वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसी से संबंधित एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पूरा सेशन यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी अदर स्टेट के पीएससी एग्जाम हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उससे संबंधित आर्टिकल हैं। तो उसी से संबंधित अपने आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला है मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी यूएन एफसीसी के तहत जो कॉप 27 की मीटिंग चल रही है, कहां पे? मिस्र में। मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख। कॉप 27 की मीटिंग यहीं पे चल रही है। तो इसी कॉप 27 में मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी मैक को मंगलवार यानी 8 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात यूएई इंडोनेशिया के नेतृत्व में भारत के साथ इस अलायंस का गठन किया गया है जिसका नाम है मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये आपका टॉपिक प्री के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। या तो इस अलायंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या फिर माइग्रो वन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका गठन कॉप 27 जिसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जा रहा है, वहीं पे संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेतृत्व में भारत के साथ इस अलायंस को लॉन्च किया गया है। माइग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी मैक में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन इस अलायंस में शामिल है। इसका मुख्य काम क्या है कि मैग्रो वन की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में मैग्रो वन की क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। इससे इस अलायंस से क्या होगा? कार्बन सिंक को बढ़ाने में भारत के लक्ष्य के अनुरूप भारत को श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के क्षेत्र में मैग्रो वनों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेगा। मैग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट। अब देखते हैं मैग्रो जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर इस अलायंस के इंपॉर्टेंस को आपको समझ में आएगा। मैग्रो जो वन होते हैं, इस शब्द का मतलब क्या होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। ये मैग्रो वन पूरे आवास या मैग्रो दलदल में पेड़ों एवं झाड़ियों को संदर्भित करता है जो मैग्रो होता है। मैग्रो वन एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। अक्सर ये पानी के नीचे और नमकीन तलछट में जड़ लेते हैं। मैग्रो वन के परिवार में देखिए राइजोफोरेसी, एकेथेंसी, लीथ्रेसी, कॉम्ब्रेटेसी, एरेकेसी परिवार से संबंधित वन पाए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑप्शन में। राइजोफोरेसी, एकेथेंसी, लीथ्रेसी, कॉम्ब्रेटेसी, एरेकेसी परिवार से संबंधित वन पाए जाते हैं।
अब मैंग्रोव वन का इंपॉर्टेंस क्या है, आप पहले इसको देख लीजिए। ये मैंग्रोव वन मिट्टी को बनाए रखने और मिट्टी को बनाने में पारिस्थितिकी रूप से मैंग्रोव वन महत्वपूर्ण होते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा है चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे भूमि अभिवृद्धि, मिट्टी के किनारों के निर्धारण, हवाओं के अपव्यय, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड है जड़ों की घनी उलझन पेड़ों को ज्वार के दैनिक उदय और पतन को संभालने में मदद करते हैं। मैंग्रोव वन तूफानी लहरों, धाराओं, लहरों और ज्वार भाटा से होने वाले क्षरण को कम करते हुए तटरेखा को स्थिर करने में मदद करते हैं। अगला है हमारा, मैंग्रोव वन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके पानी की गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद करते हैं। देखिए मैंग्रोव वन 2% से भी कम समुद्री वातावरण बनाते हैं, लेकिन कार्बन दफन में 10 से 15% के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो कार्बन दफन होता है ये कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक का काम करता है, जैसे पानी का सिंक होता है, आपने देखा होगा घरों में लगा होगा, इसके ऊपर एक टोटी लगी होती है सिंक के ऊपर, इसमें पानी जाता है और पूरा अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी तरीके से ये कार्बन सिंक का काम करता है। इसमें क्या होता है कि जब एक बार पेड़ और पत्ते पुराने हो जाते हैं या मर जाते हैं तो वे समुद्र तल में गिर जाते हैं। उसके बाद संग्रहित कार्बन को मिट्टी में दफनाने के लिए अपने साथ लेके चले जाते हैं, तो जिससे कार्बन सिंक का निर्माण होता है। अगला है हमारा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जीवों की अविश्वसनीय विविधता का भी समर्थन करते हैं। वे पक्षियों, मछलियों, अकशेरुकी, स्तनधारियों और पौधों जैसे वन्य जीव की विस्तृत श्रृंखला को आवास और आश्रय प्रदान करते हैं। मैंग्रोव वन के सामने जो उत्पन्न खतरे हैं, आप उसको देख लीजिए कौन कौन से खतरे हैं जिससे हमें इनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। देखिए जलीय कृषि, तटीय विकास, चावल और ताड़ के तेल की खेती, औद्योगिक गतिविधियों से इन नमक सहिष्णु पेड़ों और उनके द्वारा समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र की जगह ले रहे, इससे इनका विनाश हो रहा है। यूनेस्को का क्या कहना है? यूनेस्को के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास, शहरीकरण, कृषि भूमि रूपांतरण के कारण वैश्विक वन आवरण के समग्र नुकसान की तुलना में मैंग्रोव वन तेजी से 5 गुना तेजी दर से गायब हो रहे हैं। जो इनका विनाश हो रहा है वो शहरीकरण, कृषि भूमि रूपांतरण के वैश्विक वन आवरण के समग्र नुकसान की तुलना में 3 से 5 गुना तेजी दर से मैंग्रोव वन गायब हो रहे हैं। झींगा फर्मों के कारण जिसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन में प्रचलित है काफी ज्यादा, उससे मैंग्रोव वन को 35% नुकसान होता है। ठीक है, झींगा फर्मों के उद्भव से मैंग्रोव वन के कुल नुकसान का कम से कम 35% नुकसान केवल और केवल झींगा फर्मों के द्वारा होता है, जिसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन के द्वारा काफी मात्रा में की जा रही है। मैंग्रोव वन के संरक्षण से संबंधित जो कदम उठाए जा रहे हैं आप उसको देख लीजिए। यूनेस्को द्वारा नामित स्थल, बायोस्फीयर रिजर्व विश्व धरोहर स्थलों और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में मैंग्रोव को शामिल करने से दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान, प्रबंधन और संरक्षण में सुधार करने में योगदान मिलता है। किसके द्वारा? यूनेस्को जो बायोस्फीयर रिजर्व विश्व धरोहर स्थल और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में जब मैंग्रोव वनों को शामिल किया जाता है तो इससे इनके संरक्षण में सुधार करने में योगदान मिलता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय समाज यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम एक गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य काम क्या है? तो ये मैंग्रोव वन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए उनके संरक्षण, तर्कसंगत प्रबंधन और सतत उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल, ये क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने पर केंद्रित है। अंतरराष्ट्रीय ब्लू कार्बन पहल। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर UNDP ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर यानी MFF नामक एक अनूठी पहल विकसित की है। किसके द्वारा? IUCN और UNDP के द्वारा। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर
नामक एक अनूठी पहल विकसित की है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है उसको देख लीजिए। बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है इसमें। फिर से देख लीजिए माइग्रो फॉर द फ्यूचर में कौन कौन से देश शामिल हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम इस माइग्रो फॉर द फ्यूचर में शामिल है। भारत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय माइग्रो समिति का गठन किया गया था। कब? 1976 में। इसका काम क्या है? सरकार को सलाह देना, किससे संबंधित? माइग्रो के संरक्षण और विकास से संबंधित भारत सरकार को सलाह देना है। राष्ट्रीय माइग्रो समिति जिसका गठन 1976 में किया गया था। वैश्विक माइग्रो कवर देख लीजिए, एरिया कौन कौन सा है पूरे विश्व में, तो विश्व में कुल माइग्रो कवर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है पूरे विश्व में? 1,50,000 वर्ग किलोमीटर। वहीं एशिया में मैग्रोव की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। पूछा जाए अगर महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो एशिया में सबसे ज्यादा मैग्रोव के से संबंधित क्षेत्र पाए जाते हैं। दक्षिणी एशिया में दुनिया के मैग्रोव कवर का 6.8% हिस्सा पाया जाता है, जिसमें भारत का योगदान कितना है? 45.8%। दक्षिण एशिया में अगर बात करें, जिसमें टोटल 8 देश शामिल है दक्षिणी एशिया में, उसमें दुनिया के मैग्रो कवर का 6.8% हिस्सा है, जिसमें भारत का योगदान टोटल 45.8% का हिस्सा है। यानी दक्षिणी एशिया में सबसे ज्यादा मैग्रो कवर पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें स्पेशली, तो देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मैग्रो कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 0.15%। एरिया कितना है? 4,975 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका परसेंटेज है 0.15%। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रो वन है, और यह सुंदरवन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध है। वहीं अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल राज्यों की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में मैग्रो कवर सबसे ज्यादा है। कितना? 42.45%। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है 23.66%। थर्ड नंबर पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 12.39% है मैग्रो कवर। वहीं अगर दूसरे सबसे बड़े मैग्रो वन की बात किया जाए तो उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका। यह भीतरकनिका ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के, इन दोनों नदियों के डेल्टाओं के द्वारा बनाया गया है मैग्रो वन। ये भीतरकनिका रामसर साइट भी है, इंपॉर्टेंट रामसर साइट यानी स्थल है भीतरकनिका, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैग्रो वन भी है। वहीं अगर नदियों की बात करें तो गोदावरी कृष्णा मैग्रो वन उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैले हैं। गंगा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी मैग्रो वन पाए जाते हैं। तो यह है मैग्रो वन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। और हमने मैग्रो अलायंस ऑफ क्लाइमेट के बारे में भी डिटेल से चर्चा की। अब कुछ क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैग्रो वन से संबंधित। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो मैग्रो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है मैग्रो उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मैग्रो गुजरात में पाए जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं मैग्रो वन से संबंधित, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट है मैग्रो वन उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है मैग्रो वन गुजरात में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। गुजरात जो राज्य है वो सेकंड नंबर पे आता है मैग्रो वन से संबंधित। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, दोनों ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं मैग्रो वन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों को संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिए। पहला है मुथुपेटी, धर्म, कुंडलिका रेवंदा, कुन्नूर, कोरिंगा मैग्रो वन। आपको बताना है ये जो 5 मैग्रो वन दिए गए हैं ये किस राज्य से संबंधित है, इसमें सही मिलान करना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है।
तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मुथे पेटी आपका है, ये जो मुथे पेटी है ये है तमिलनाडु में। धर्मा है ये है आपका उड़ीसा में। कुंडलिका रेवंदा है ये आपका महाराष्ट्र में। कुन्नूर है केरल में। और कोरिंगा है आंध्र प्रदेश में। तो इस हिसाब से देखा जाए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है, तो मुथुपेटी तमिलनाडु फर्स्ट का पांचवा है। तो देखिए फर्स्ट का पांचवा इनमें से कौन है, ये है पांचवा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मुथुपेटी तमिलनाडु में पाया जाता है। धर्मा आपका उड़ीसा में पाया जाता है। कुंडलिका रेवंडा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कुन्नूर केरल में। और कोरिंगा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मैग्रो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मैग्रो वनस्पति इतनी सघनता से बढ़ती है कि उसके नीचे कुछ और नहीं उग पाते। सेकंड है, मैग्रो का उपयोग पेड़ और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। थर्ड है, मैग्रो वन केवल खारे पानी में ही उगते हैं। ध्यान से पढ़िए, मैग्रो वन केवल खारे पानी में ही उगते हैं, थर्ड ऑप्शन ये कहता है। सही आंसर देखिए हमारा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, या डी सभी, यानी तीनों सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैग्रो वन केवल खारे पानी में ही नहीं उगते हैं, बल्कि मैग्रो वन खारे पानी में उगने के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है ना, खारे पानी में उगने के लिए अनुकूल होते हैं, ना कि केवल खारे पानी में उगते हैं। अनुकूल होते हैं, क्यों अनुकूल होते हैं? देखिए इन्हें उगने के लिए क्या होता है कि ताजे पानी, खारे पानी के साथ साथ ताजे पानी की भी जरूरत होती है, जिससे क्या हो, खारा पानी एक साथ हमेशा इकट्ठा ना रहे। अगर खारे पानी ही केवल इसमें पाया जाएगा तो इससे मैग्रोव वन क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे, विनाश हो जाएंगे मैग्रोव वन। तो इसलिए मैग्रोव वन केवल खारे पानी में ही नहीं उगते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस हिसाब से सी ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन एक और दो बिल्कुल सही है। मैग्रोव वन प्राय इनकी वनस्पति इतनी सघनता से बढ़ती है कि उसके नीचे कुछ और नहीं उग पाते। दूसरा है, मैग्रो का जो पेड़ का उपयोग किया जाता है वह पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। दोनों ऑप्शन हमारा सही है, थर्ड वाला गलत है। अगला हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन। देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन को बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से क्या किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये भारत की पांचवी वंदे भारत ट्रेन है, जो मैसूर से लेकर चेन्नई तक संचालित होगी। मैसूर से चेन्नई तक पांचवी वंदे भारत ट्रेन है, जिसका जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। अब अगर वंदे भारत ट्रेन की बात किया जाए, थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, तो वंदे भारत ट्रेन को T18 भी कहा जाता है। ठीक है ना, ट्रेन 18, यानी ट्रेन 18 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो विकास हुआ था वो 2018 में ही इसको बना लिया गया था वंदे भारत ट्रेन को, इसीलिए इसको T18 नाम दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन जो होता है ये मेक इन इंडिया पहल के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। कहां पे? चेन्नई में एक कोच फैक्ट्री है, चेन्नई के पेरम्बूर में पेरम्बूर में एक जगह है, वहां पर रेलवे कोच फैक्ट्री है, रेलवे कोच फैक्ट्री, वहीं पे इसका निर्माण किया जा रहा है मेक इन इंडिया पहल के तहत। जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी? तो आपको याद होगा, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में फर्स्ट वनडे भारत ट्रेन चली थी। जो दूसरी चली थी वो नई दिल्ली से कटरा के बीच में। कटरा जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन है, जम्मू का। ठीक है। जो थर्ड वंदे भारत ट्रेन चली थी वो चली थी मुंबई से गांधीनगर के बीच में, यानी गुजरात, गांधीनगर के बीच में चली थी। और जो फोर्थ वंदे भारत ट्रेन चली थी वो नई दिल्ली से अंदौर तक चली थी, दिल्ली से अंदौर तक।
ये अम अंदौर स्टेशन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और जो पांचवा अभी दक्षिण भारत की जो पहली ट्रेन चलाई गई है वो चेन्नई से मैसूर के बीच में चलाई जा रही है। तो इस हिसाब से देखिए, पहला है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दूसरा नई दिल्ली से कटरा, तीसरा है मुंबई से गांधीनगर, चौथा दिल्ली से अंदौर यानी हिमाचल प्रदेश तक वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। तो यह है हमारा पूरा आज का डिस्कशन। अगर आपको यह डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेली करंट अफेयर्स।